Okay, so chapter number 7, actually we've studied chapter number 5 and chapter number 6 in detail. चैप्टर नंबर 5 में हमने स्टैटिक लोडिंग के कंडीशंस के लिए फेलियर क्राइटेरियाज और डिज़ाइन अगेंस्ट फेलियर पढ़ा। चैप्टर 6 में यही काम हमने वेरिएबल लोड्स के लिए किया। Chapter number 7 is actually regarding shafts, which is very similar to what we've been already doing in chapter 6. चैप्टर 7 में shafts का डिज़ाइन है, मैं उस पे आऊँगा लेकिन a little bit later in the course, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो चैप्टर 6 में। shaft के ऊपर लोड लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, उसके ऊपर आपने फेलियर क्राइटेरियाज लगा के उसको डिज़ाइन करना है। सो दैट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, उसके अंदर एक चीज़ एडिशनल जो अब आएगी, दैट वुड बी डिफ्लेक्शन एनालिसिस। पहले हम सिर्फ उसको स्ट्रेस एनालिसिस की बेस पे देख रहे थे चैप्टर 6 के अंदर। ओके, फिर हम चैप्टर 8 के अंदर जो अभी आपके सामने टॉपिक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दैट इज स्क्रूज, फास्टनर्स एंड द डिज़ाइन ऑफ नॉन परमानेंट जॉइंट्स। इसके अंदर बेसिकली हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पावर स्क्रू इसका डिज़ाइन पढ़ेंगे, जो आप बेसिकली लोड कैरिंग या लोड डिलीवरिंग के लिए आपका स्क्रू यूज़ होता है। जैसे आपका जैक जो होता है, जो कार को रेज करने के लिए होता है, या लेथ मशीन का जो आपने देखा होगा कि व्हील के साथ उसका बेड मूव करने के लिए एक बड़ा सा स्क्रू लगा होता है। सो दीज सॉर्ट ऑफ स्क्रूज आर नोन एज पावर स्क्रूज। और इसके अलावा स्क्रू जिस काम के लिए यूज होता है बहुत ज्यादा, दैट इज टू कनेक्ट टू बॉडीज। ठीक है, उसको दो दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए आपको पता है नट बोल्ट यूज करते हैं, उसके अंदर स्क्रू यूज होता है। तो ये दोनों चीजों का डिजाइन हम इस चैप्टर में देखेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आई वॉज होपिंग कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वुड ज्वाइन इन, सो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ वेटेजेस की, लेकिन ओनली 18 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। I was a bit worried when I saw जो क्विज मैंने फ्राइडे को लिया था, उसके अंदर जितने लोगों ने सबमिट कराया क्विज, दैट वाज क्वाइट अ स्मॉल नंबर। ठीक है, आधे स्टूडेंट्स ने जमा नहीं कराया क्विज। आई डोंट नो सिंडिकेट ए और बी में उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी ये बात आप लोगों से कही थी कि इस सेमेस्टर में चूंकि मिड टर्म एग्जाम्स नहीं हो रहे, तो वो वाली सारी वेटेज भी क्विजेज और असाइनमेंट्स की तरफ जो है वो चली गई है। अब क्विजेज जो हैं मेरे ख्याल से तकरीबन 25% के अराउंड उनकी वेटेज होगी। और अगर मैं 5 क्विज लेने में कामयाब हो गया, अभी तक सिर्फ 2 लिए हमने क्विज, अगर सेमेस्टर जो है उसके अंदर 7 वीक बचे, ठीक है, तो मैं उनमें अगर 3 या 4 क्विज भी ले लूं, तो टोटल 5 क्विजेस का मतलब है कि आप एक क्विज के लिए 5% के अगेंस्ट आपका एक क्विज जा रहा है। And a person who misses a quiz is simply foregoing 5% of his total weightage of down. तो आई डोंट नो आप लोग जो अटेंड कर रहे हैं इनमें से कितनों ने क्विज मिस किया है, लेकिन अगर किया है तो आपने नुकसान किया अपना। और जो है, आपको पता है इस सेमेस्टर के अंदर हमने शुरू से बता रखा है कि आपकी ग्रेडिंग जो है वो जैसे नॉर्मल पहले सेमेस्टर्स में हुआ करती थी उस तरीके से होगी। तो इतनी बड़ी परसेंटेज छोड़ने की कोई वजह नहीं बनती। असाइनमेंट्स मैं 2 दे चुका हूँ, एक असाइनमेंट और दे दूंगा, प्रोजेक्ट है, ठीक है, और फाइनल एग्जाम है 60% का। सो ये वेटेजेस हैं और आप लोगों को इसके मुताबिक अपनी सीरियसनेस दिखानी होगी, अदरवाइज सफ़र करेंगे। प्रोजेक्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, ग्रुप्स तो मैंने कहा था आप लोग बना लीजिए। मैंने व्हाट्सएप पे थीम शेयर की थी आपसे, जो दैट वाज सपोज टू बी NERC 2020 थीम। ठीक है, लेकिन NERC नहीं हो पाया था, वो हमने अगले साल पे शिफ्ट की। NERC वी आर होपिंग के जुलाई के अंदर हम करवा सकें, लेकिन अगर हम वो नेशनल लेवल का इवेंट ना भी करवा सके, तो मैंने आपको बताया था कि हम डेफिनेटली डिग्री 40 का कंपटीशन रन करेंगे, क्योंकि
इस कंपटीशन या ये जो टास्क आपने कंप्लीट करना है इससे रिलेटेड 2-3 कोर्सेज में ग्रेड्स इसके जा रहे होते हैं. सो दिस इज एन एक्सपीरियंस, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न. ठीक है, ये हमारी एक मेजर एक्टिविटी है एकेडमिक कैलेंडर की, और हम इसको कंडक्ट करेंगे अगर हालात ने इजाज़त दी तो पहले की तरह ग्रैंड स्केल पे, नेशनल लेवल पे करेंगे. अगर हालात ने इजाज़त ना दी तो डेफिनेटली डिग्री 40 का कंपटीशन होगा. और इसमें मैंने थीम आपके साथ शेयर कर दी थी. इस थीम के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में जाके अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. But the main thing is कि there are two robots. One is an autonomous robot and one is a remote controlled one. ठीक है, वो वायर्ड भी हो सकता है, प्रॉब्ली वायरलेस भी हो सकता है. आपने डॉम के अंदर ऑटोनोमस वाला जो रोबोट है उसको डिज़ाइन करना है. ठीक है, उस ऑटोनोमस रोबोट के अंदर एक तो ऑब्वियसली लाइन या वॉल फॉलोइंग वाला एलिमेंट है. डॉम के अंदर आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन दैट साइड ऑफ थिंग्स, जो आप बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर या मैकेट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स में अगले सेमेस्टर में करेंगे. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर मैकेनिज्म. ठीक है, आपकी बेस का डिज़ाइन और आपके मैकेनिज्म का डिज़ाइन. आपने मैकेनिज्म ने क्या करना है, उसने बॉल्स को ट्री पे से पिक करना है और फिर उसने प्लेस करना है उनको मैनुअल रोबोट के अंदर, जो आपका रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट है. सो आपने बेस को डिज़ाइन करना है, आपने मैकेनिज्म को डिज़ाइन करना है. ठीक है, और उसके बाद उसकी आपने कैड ड्राइंग बनानी है, उसका स्टैटिक एनालिसिस करना है एनसिस के अंदर, और ये बेसिकली आपने प्रोजेक्ट जमा कराना है. मैंने डेट्स आपके सामने लिख दी हैं. आपने डिजाइन करना है बेस को सर, और फिर जी जी सर उसकी ड्राइंग करनी है या 3D मॉडल बनाना है? ड्राइंग करनी का क्या मतलब है? सर एक तो सर उसके अंदर ड्राइंग का भी फंक्शन है ना, तो ड्राइंग यानी कि बेसिकली वो ऑटो कैड वगैरह है या फिर सब क्रियो के ऊपर मॉडल बनाना है पूरा 3D? यार मॉडल बनाएंगे तो आप उसको उसका स्टैटिक एनालिसिस करेंगे ना उसके एनसिस के अंदर. यस सर. हाँ, 2D मॉडल का तो नहीं ना स्टैटिक एनालिसिस हो सकता. तो क्रियो के अंदर कर लें या सॉलिड वर्क्स के अंदर कर लें. आपको मेरा ख्याल है मैकेनिक्स और मटेरियल्स में हमने सॉलिड वर्क्स पे कुछ लेक्चर्स दिए थे शुरू में. आप सॉलिड वर्क्स पे कर लें या क्रियो पे कर लें, दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं. और फिर आपने उसको अपनी जो मॉडल है उसको इंपोर्ट करना होगा एनसिस में, और उसका जो है वो उसके ऊपर स्टैटिक एनालिसिस करना है. ठीक है, और पहली सबमिशन जो है दैट इज ड्यू ऑन 21 जनवरी. दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, जिसमें आप कैड मॉडल बनाएंगे रोबोट की बेस का. ठीक है, और उसके ऊपर स्टैटिक एनालिसिस करेंगे. और उसके बाद आपके पास मज़ीद 2 वीक्स होंगे, उसके अंदर आप मैकेनिज्म डिज़ाइन करेंगे, उसको रोबोट की बेस के ऊपर असेंबल करेंगे. ठीक है, उसका स्टैटिक एनालिसिस करेंगे. और 4 फरवरी को बेसिकली जो मैं सबमिशन लूँगा दैट विल बी थ्रू अ प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय अ क्वेश्चन आंसर सेशन. तो हर ग्रुप जो है वो वो उसके रूल्स हम बाद में डिफाइन भी कर लेंगे, लेकिन हर ग्रुप मुझे इधर ही MS टीम्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देगा विच माइट बी 7 to 10 मिनट्स लॉन्ग, और उसके बाद 4-5 मिनट के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और इस तरह आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा. तो इस पे काम शुरू कर दें. आपके पास 21 जनवरी से पहले तकरीबन 2.5 हफ्ते हैं. ठीक है, उसमें आप अपने रोबोट की बेस पे काम शुरू कर दें. ग्रुप्स आपके ऑलरेडी बन चुके हैं. और क्विज़ेस के बारे में सोचें कि किस तरीके के इसको मिस करने का क्या नुकसान है, और आइंदा काइंडली इसको मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम होगी. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल चैप्टर नाउ. इस चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं वो आपके सामने मैंने फ्लैश कर दिए.
थ्रेड स्टैंडर्ड्स एंड डेफिनेशंस, मैकेनिक्स ऑफ पावर स्क्रूज, ये आज हम पढ़ेंगे। फिर थ्रेडेड फास्टनर्स पढ़ेंगे, ठीक है। स्टिफनेसेस इनकी होंगी, बोल्ट की स्ट्रेंथ वगैरह होगी। और इसको हम शुरू करते हैं। अभी अभी आपके सामने जो टॉपिक्स हैं प्रॉब्ली आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही होगी कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा। सो आई विल जस्ट लिमिट माई सेल्फ टू, पहले मैं थ्रेड स्टैंडर्ड्स एंड डेफिनेशंस पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ पावर स्क्रूज पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे जैसे जैसे आएंगे। तो so the basis for all of the screws is the helical thread, right? जो आपके पास ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फिगर देखूं, ये आपके पास एक फिगर है, ठीक है। दिस इज फिगर ऑफ अ बोल्ट, ठीक है। ये जो आप जिसे कहते हैं नट बोल्ट के वाला बोल्ट जो है, ये उसकी फिगर आपको नजर आ रही है। और इसके अंदर ये जो थ्रेड्स डले हुए हैं, ये थ्रेड एक एंगल पे कट हुए हुए हैं, ठीक है। और ये इस किस्म की एक हेलिकल शेप बनती है थ्रेड्स की, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ हेलिकल थ्रेड। तो कहता है जी, द हेलिकल थ्रेड स्क्रू वाज अनडाउटेडली एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैकेनिकल इन्वेंशन। इट इज द बेसिस ऑफ पावर स्क्रूज। पावर स्क्रूज का क्या काम होता है? पावर स्क्रूज चेंज एंगुलर मोशन टू लीनियर मोशन टू ट्रांसमिट पावर और टू डेवलप लार्ज फोर्सेस, ठीक है। आपकी इसमें आगे मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। जैसे आपका वर्म गियर होता है, उसके अंदर ये हेलिकल थ्रेड लगे होते हैं। उसके अंदर क्या होता है जी कि आप रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं। और ये आप मिसाल के तौर पे अगर आपने एक मोटर से लीनियर मोशन अचीव करनी है तो यू वुड रिक्वायर अ वर्म गियर फॉर दैट, ठीक है। तो क्लास हो रही है, हाँ, इधर दिखाओ। अच्छा, तो ये जो है इसके अंदर प्रेसेस, जैक्स एटसेट्रा, ये चीज़ें जो हैं इनके अंदर आप पावर ट्रांसमिट करते हैं। जैसे जैक के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप की कार का टायर फ्लैट हो जाता है या कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसमें आपको कार को उठाना पड़ता है, तो जैक के अंदर आप जो वो एक उसकी रॉड लगा के आप उसको रोटरी मोशन देते हैं, तो गाड़ी जो है दैट मूव्स लीनियरली अपवर्ड्स, राइट। So you are converting angular motion into linear motion and in the process transmitting power. अच्छा, दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो चीज़ है जिसकी ये बेसिस है, दैट इज नॉन परमानेंट जॉइंट्स। जो नॉन परमानेंट जॉइंट्स होते हैं वो भी हेलिकल थ्रेड स्क्रू के ऊपर बहुत सारे बेस करते हैं, जिसमें आप दो पार्ट्स को जोड़ देते हैं और आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ नॉन परमानेंट जॉइंट। Typical methods of fastening or joining parts use such devices as bolts, nuts, cap screws, set screws, rivets, spring retainers, locking device, pin keys, welds and adhesives. अब इसमें से बहुत सी चीज़ें जैसे bolts हो गए, nuts, कैप स्क्रूज, सेट स्क्रूज, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके अंदर हेलिकल थ्रेड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। रिवेट, स्प्रिंग रिटेनर्स, लॉकिंग डिवाइसेस इनमें मौजूद नहीं होते। ये और मेथड्स हैं जिनकी थ्रू हम परमानेंट या नॉन परमानेंट फास्टनिंग कर सकते हैं जॉइंट्स के दरमियान। अच्छा, फास्टनर्स की अगर हम बात करें, यानी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए जो हम मशीन एलिमेंट्स यूज़ करते हैं नॉन परमानेंट जॉइंट्स के लिए, तो एक की टारगेट तो ये है कि कम से कम फास्टनर्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा फास्टनर्स होंगे उतने रिलायबिलिटी के इश्यूज आएंगे। लेकिन किसी भी मशीन की किसी भी जो है वो मशीन एलिमेंट की के लिए ज़रूरी है कि जब अगर हमने उसको सर्विस करना है, फॉर एग्जांपल पीरियोडिकली हमने उसको सर्विस करना है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम फिर उसको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि हम उसको असेंबल और डिसअसेंबल कर सकें। सो दैट इज़ वाई फास्टनर्स आर यूज्ड, ठीक है। जहाँ पे फास्टनर लगा, यू कुड हैव इजीली वेल्डेड इट टू मेक इट अ परमानेंट जॉइंट, but having a fastener allows you to disassemble the machine elements as per your requirement as well.
तो फास्टनर्स की ज़रूरत रहती है आपको। ये बोइंग 747 विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ जंबो जेट, ठीक है, ये 1960s का डिज़ाइन है। इसके अंदर देर आर एज मैनी एज 2.5 मिलियन फास्टनर्स, ठीक है। 2.5 मिलियन यानी 25 लाख फास्टनर्स लगे होते हैं एक जहाज में। तो लिहाजा सो दिस इज लाइक, आप सोच सकते हैं कि यार नट बोल्ट की क्या कीमत होगी या वो उसमें कितना खर्चा हो जाता होगा, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2.5 मिलियन पीसेस ऑफ फास्टनर्स इन अ सिंगल मशीन, तो यू कैन वेल इमेजिन कि इनके डिज़ाइन के ऊपर, इनकी कॉस्ट कटिंग के ऊपर ये बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारा काम करती होंगी। सो फास्टनर डिज़ाइंस, इंस्टॉलेशन टेक्निक्स एंड टूलिंग, इन चीज़ों पे बहुत काम होता है, ठीक है। So I'll just go forward. अच्छा, मैं अब चाहूँगा कि थ्रेड्स के पहले मैं थ्रेड्स के स्टैंडर्ड्स और डेफिनेशंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल एक थ्रेडेड रॉड है, ठीक है। ये थ्रेडेड रॉड है जिसे आप बोल्ट भी कह सकते हैं या पावर स्क्रू भी कह सकते हैं। इसके ऊपर ये हेलिकल शेप में थ्रेड्स डले हुए, ठीक है। अब इसमें दो तीन मेजर चीज़ें हैं। वन इज़ द पिच, ठीक है। पिच क्या होती है? पिच आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी में भी, प्रॉबेबली वैसे भी आपको पता होगा। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, राइट। सो अगर एक थ्रेड के मैं क्रेस्ट के ऊपर हूँ, तो अगले थ्रेड के क्रेस्ट से उसका डिफरेंस जो है वो लेंथ की टर्म्स में दैट इज नोन एज पिच। या एक की ट्रफ पे हूं तो अगले की ट्रफ से उसका डिस्टेंस जो है दैट वुड बी नोन एज पिच ऑफ दैट थ्रेड, ठीक है। सो ये देखें, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड्स इज द पिच। उसके बाद आपके पास तीन डायमीटर्स इधर नजर आ रहे हैं। एक मेजर डायमीटर है, एक माइनर डायमीटर है और एक पिच डायमीटर है। सो मेजर डायमीटर इज द मैक्सिमम डायमीटर, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान आप समझ लें, या जिस रॉड के ऊपर थ्रेड लगे हुए हैं उसका जो अनथ्रेडेड पोर्शन है रॉड का, दैट वुड आल्सो बी इक्वल टू मेजर डायमीटर। नॉर्मली इसी तरह होता है। माइनर डायमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट डायमीटर है, यानी आप जो है ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस अगर नापेंगे, या इसको रूट भी कह सकते हैं, ये जो हायर पॉइंट्स हैं इनको क्रेस्ट, और जो ये अंदर घुसे हुए पॉइंट्स इनको रूट अगर बोले, तो रूट से रूट तक का जो डायमीटर बनता है दैट इज नोन एज माइनर डायमीटर। और क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो डायमीटर बनता है दैट इज नोन एज मेजर डायमीटर। फिर एक चीज़ है जी पिच डायमीटर। ये एक थ्योरेटिकल डायमीटर है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, बट आप इसको भी आगे चल के देखेंगे कि इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। देन वी हैव दिस थ्रेड एंगल, ठीक है। ये जो एंगल है दिस इज नोन एज 2 अल्फा। ये भी हेलिकल थ्रेड की प्रॉपर्टी है। मुख्तलिफ टाइप्स के हेलिकल थ्रेड्स होते हैं, दे कैन बी डिफरेंट बेस्ड अपॉन वन ऑफ द क्राइटेरियाज जिसकी वजह से वो डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज द थ्रेड एंगल। सो थ्रेड एंगल 2 अल्फा, ये वाला एंगल जो है दैट इज नोन एज थ्रेड एंगल। पिच, जैसे मैंने बताया, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट थ्रेड फॉर्म्स measured parallel to the thread axis. Diameter is the largest diameter of a screw thread. Minor diameter is the smallest diameter of a screw thread. Pitch diameter is a theoretical diameter between major and minor diameters. ये मेजर और माइनर के दरमियान में होता है, लेकिन इट्स नॉट द एवरेज ऑफ दीज टू, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल डायमीटर है, इसको मजीद डिटेल में बाद में देखेंगे। लीड एल, लीड एल यहाँ पे शो नहीं की गई, बट लीड इज एक्चुअली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द नट। अगर मैं इस बोल्ट के ऊपर एक नट को चढ़ाना शुरू करूं, उसको रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर मैं उस नट को एक 360 डिग्री की रोटेशन दूं, तो ये लीनियरली वो जितना डिस्टेंस तय करेगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको लीड बोलते हैं, ठीक है।
तो ये जो थ्रेड है इसके केस में द लीड वुड बी इक्वल टू पिच। क्यों? क्योंकि एक सिंगल थ्रेडेड फास्टनर है, इसके अंदर आपकी जो पिच है उसके इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा नट, अगर उसको एक कंप्लीट रोटेशन दी जाए। ठीक है, सो लीड क्या है जी? लीड इज द डिस्टेंस दैट नट मूव्स पैरेलल टू द स्क्रू एक्सिस। ठीक है, ये बेसिकली स्क्रू एक्सिस है ना, तो इसके पैरेलल जो नट मूव करेगा, चाहे ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ, when the nut is given one turn for a single thread as in the last figure, the lead is the same as pitch। यहाँ पे lead pitch के equal होगी। कुछ ऐसे भी थ्रेड्स होते हैं जिसके अंदर जिसको हम डबल थ्रेडेड या ट्रिपल थ्रेडेड कहते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड आप समझ लें, is a one having two or more threads cut beside each other। ठीक है, तो सिंगल थ्रेड में तो अगर आप इस तरीके से हेलिकल बना रहे हैं ना, तो डबल थ्रेड में ये दो थ्रेड्स इकट्ठे चल रहे होते हैं यूं, और इसी तरह ट्रिपल थ्रेड में तीन चल रहे होते हैं। इधर इधर ये पिक्चर दी हुई है, देखें, ये सिंगल थ्रेडेड है। ठीक है, ये वाला ये सिंगल थ्रेड्स हैं। यहाँ पे ये टू थ्रेड्स हैं, जो कि जैसे आप समझ लें कि एक पेंसिल के गिर्द अगर आप एक थ्रेड को वाइंड करें हेलिकल फॉर्म में, तो दैट वुड बी अ सिंगल थ्रेडेड हेलिकल, या थ्रेड जो है वो सिंगल होगा। और अगर आप दो डोरियां या दो थ्रेड्स लेकर उनको इकट्ठा वाइंड करना शुरू करें पेंसिल के इर्द गिर्द, तो ये वाली सिचुएशन बनेगी। इसको डबल थ्रेडेड कहेंगे। और अगर आप तीन डोरियां या तीन थ्रेड्स लेके पेंसिल के गिर्द उसको वाइंड करना शुरू करें, तो दैट वुड बी नोन एज ट्रिपल थ्रेडेड प्रोडक्ट या ट्रिपल थ्रेडेड बोल्ट। अब इसमें फायदा क्या होता है डबल थ्रेडेड में, कि डबल थ्रेडेड में जब आप इसके ऊपर नट चढ़ाते हैं और उसको एक रोटेशन देते हैं, तो वो ट्वाइस द डिस्टेंस तय कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द बोल्ट। यानी डबल थ्रेडेड में लीड जो है वो 2 इंटू पिच के बराबर हो जाती है, और ट्रिपल थ्रेडेड में लीड जो है वो 3 इंटू पिच के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो आप बेसिकली थोड़ी रोटेशन से ज्यादा लीनियर मोशन जो है अचीव कर रहे हैं। नुकसान क्या होता है कि आपको डबल थ्रेडेड या ट्रिपल थ्रेडेड में नट को रोटेट करने के लिए टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, पावर ज्यादा चाहिए होती है। सो बहुत सारे पावर स्क्रूज जिसमें आपको हाथ से नहीं करना होता, बल्कि देयर इज मोटर और समथिंग एल्स दैट रोटेट्स, जो कि रोटेट करवा रही है आपके नट को, तो उस केस में डबल थ्रेडेड या ट्रिपल थ्रेडेड फास्टनर्स जो हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, बोल्ट्स जो हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। ओके, so double threaded screw has a lead equal twice the pitch. A triple threaded screw has a lead equal to 3 times the pitch. So this is a multiple threaded fastener. Advantage इसका क्या है कि you develop more travel per rotation but require more torque to drive it. ठीक है, फिर जी अगली एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑल थ्रेड्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल अनलेस अदरवाइज नोटेड। ठीक है, यानी आप अगर अपने राइट हैंड को टर्न करें, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो फिंगर्स को आप जिस डायरेक्शन में भी टर्न करेंगे, आपका थंब बता रहा होगा कि नट किस तरफ मूव करेगा। ठीक है, आप अगर उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो आपका फॉर एग्जांपल आप अगर अपने सामने अपने हाथ को, राइट हैंड को रखें और उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो आपका थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन दैट द नट विल मूव इफ यू रोटेट द नट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आप अपने हाथ को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका थंब जो है वो आपसे अवे
सामने की तरफ वो कर रहा होगा डायरेक्ट, तो दैट इज द डायरेक्शन इन विच द नट वुड मूव। तो नॉर्मली थ्रेड्स जो है वो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल को ये जो मैंने आपके सामने बताया है, इसको इसके मुताबिक बनाए जाते हैं। और इससे फिर होता क्या है कि जब आप काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, अगर आप वर्टिकली देख रहे हैं किसी चीज़ को ऊपर से, तो आप उसको अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो वो चीज़ टाइट हो रही है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे आपके बॉटल्स के कैप्स जो होते हैं, जो थ्रेडेड होते हैं, आप उसको क्लॉकवाइज ऊपर से रोटेट करते हैं तो वो टाइट होता है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो ओपन होता है या ऊपर की तरफ आता है, वो खुल जाता है। तो ये इस राइट हैंड रूल के मुताबिक नॉर्मली स्क्रूज बनाए जाते हैं। बाज स्क्रूज को इससे उलट भी बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि ये वाला थ्रेड जो है ये मैंने उल्टा बनाया है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लेमेबल गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, रादर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या मीथेन, हाइड्रोजन और मीथेन के अगर जो सिलेंडर्स होते हैं, उनमें जो वेल्व्स होते हैं वो उनके थ्रेड्स उल्टे होते हैं। आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो खुलेगा, और काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बंद होगा। ठीक है, तो ये लेकिन स्पेसिफाई करना होता है, और ये सेफ्टी की वजह से होता है कि कोई अगर गलती से उसको खोलने की कोशिश करे तो वो एक्चुअली टाइट हो रहा होता है। ये मीथेन या हाइड्रोजन या इस तरह की जो फ्लेमेबल आग पकड़ने वाली गैसेस होती हैं, उनके सिलेंडर्स की बात कर। ओके, the American National Thread Standard has been approved in USA and in Great Britain for use on all standard threaded products. The thread angle is 60 degree and the crest of the thread may be either flat or rounded. ठीक है, आपके पास बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के थ्रेड्स हैं। ये जो है अमेरिकन नेशनल, ये जो बात कर रहे हैं अमेरिकन नेशनल थ्रेड, इसको यूनिफाइड थ्रेड कहते हैं, यूएन से इसको शो करते हैं। इसके अंदर ये जो थ्रेड एंगल है, जो 2 अल्फा में कह रहा था, दैट इज 60 डिग्री। और क्या कह रहा है जी उसके अंदर, द थ्रेड एंगल इज 60 डिग्री एंड द क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड में बी इधर फ्लैट और राउंडेड। ये जो इसके क्रेस्ट हैं ये फ्लैट होंगे, यानी इस तरह कोना बन रहा होगा, या इनको राउंड ऑफ किया होगा ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। तो ये दोनों केसेस में ये इसको अमेरिकन नेशनल थ्रेड बोलते हैं, जब आपका थ्रेड एंगल 60 डिग्री होता है और ये बाकी सारी इसकी, यानी ये जो ऊपर ट्रफ है ये 0.125p के बराबर इसकी लेंथ को फ्लैट किया जाता है, इसी तरह ट्रफ को या क्रैश रूट को। ठीक है, तो ये अमेरिकन नेशनल जो है वो स्टैंडर्ड है। फिगर 2 shows the thread geometry of the metric and MJ profiles. metric जो है ये, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अमेरिकन नेशनल या ये यूनिफाइड जो थ्रेड स्टैंडर्ड है, इसके अंदर आप इंचेस वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, पिच वगैरह इंचेस में शो करते हैं, और मैट्रिक के अंदर ये चीज़ मिलीमीटर में होती है इसके अंदर भी थ्रेड एंगल 60 डिग्री का ही। ठीक है, The M profile replaces the inch class and is the basis ISO 68 profile with 60 degree symmetric threads। तो ये बात हो गई हमारी। इसके अलावा देखें स्क्वायर थ्रेड्स भी हैं, एक्मी थ्रेड्स भी हैं। ये जनरली ये दोनों थ्रेड्स जो हैं ये पावर स्क्रूज में यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमनली यूज्ड थ्रेड्स जो हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं इस फिगर के अंदर। अब ये जो है दिस इज एन अ मैट्रिक थ्रेड, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये मैट्रिक थ्रेड है, लेकिन इसको एम प्रोफाइल नहीं कहते बल्कि एम जे कहते हैं। ठीक है, एम प्रोफाइल वो होती है जिसके अंदर ये नीचे फ्लैट सरफेसेस जाती हैं और इस तरह ये कोना बनता है, और अगर इसको हम फ्लैट कर दें रूट को तो फिर इसको एम जे प्रोफाइल कहते हैं। और इसको फ्लैट किस लिए करते हैं, इसको फ्लैट इसलिए करते हैं ताकि इसकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाए, और स्पेशली फटीग वाली जो एप्लीकेशन होती हैं उसमें हम चाहते हैं, यानी जिसमें थ्रेड के ऊपर वेरिएबल लोड लग रहा होता है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि ये फ्लैट हो सरफेस, सो एम की जगह एम जे यूज़ करते हैं। सो बेसिक प्रोफाइल फॉर मेट्रिक एम एंड एम जे थ्रेड के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो डी इज़ द मेजर डायमीटर,
ये वाला। dr is the minor diameter, dp is the pitch diameter, p is the pitch जो कि दो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको पिच कह रहे हैं, ठीक है। h जो है, h इज द हाइट या जो क्रेस्ट और रूट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप h कहें, तो मेट्रिक थ्रेड के अंदर h की वैल्यू √3/2p के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर mj प्रोफाइल का थ्रेड है तो उसके अंदर जो ये जो दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 5h/8 के इक्वल होता है। सो दिस इज योर कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द m एंड mj थ्रेड्स। इस तरीके से इनकी ज्योमेट्री होती है। इसी तरह जो जो क्रेस्ट का फ्लैट पार्ट है दैट इज p/8 लॉन्ग, और जो रूट का फ्लैट पार्ट है दैट इज p/4 लॉन्ग। तो ये आपके सामने कि किस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होती है। अब जो आपके पास स्टॉक साइजेस अवेलेबल होते हैं थ्रेड्स के, स्टॉक साइजेस कौन से होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं? एक तो ये है कि आप डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से जिस तरह का मर्जी स्क्रू करें, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड साइजेस जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, जो कि बेसिकली हर किस्म की रिक्वायरमेंट के लिए किसी ना किसी टाइप का स्क्रू या थ्रेडेड प्रोडक्ट मौजूद होता है मार्केट में, तो उनकी स्पेसिफिकेशंस ये टेबल 1 और टेबल 2 में दी हुई हैं, ठीक है। टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 जो है that is for metric threads and table 2 is for unified threads, यानी वो जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के थ्रेड्स होते हैं। अब इसके अंदर भी आपको दो सीरीज नजर आ रही होंगी, एक कोर्स पिच सीरीज और एक फाइन पिच सीरीज। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर आपको मेजर डायमीटर नजर आ रहा है जिसे आप DM कह रहे थे, ठीक है, मेजर डायमीटर। फॉर एग्जाम्पल 48 मिलीमीटर मेजर डायमीटर का अगर मैं स्क्रू देखूं, ठीक है, थ्रेड देखूं, तो उसकी पिच जो नॉर्मली आपको बाजार में मिलेगी, अगर आप कोर्स सीरीज का बोल्ट या थ्रेड ले रहे हैं तो 5 मिलीमीटर उसकी पिच होगी, ठीक है। और अगर फाइन सीरीज का ले रहे हैं तो इसी 48 मेजर डायमीटर वाला जो बोल्ट है इसकी पिच जो है वो 2 मिलीमीटर होगी। तो ये दो आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आपने कोर्स सीरीज का लेना है या फाइन सीरीज का लेना है। कोर्स सीरीज में फिर आगे आ जाता है टेंसाइल स्ट्रेस एरिया 80 एंड माइनर डायमीटर एरिया AR। इसी तरह यहां भी ये दो चीजें आ जाती हैं। ये मैं आपको बताता हूँ टेंसाइल स्ट्रेस एरिया क्या होता है। माइनर डायमीटर एरिया AR तो बेसिकली आपका वो पाई DR²/4 होता है। तो बेसिकली ये DR आपको बता रहा है, ठीक, यानी रूट डायमीटर या माइनर डायमीटर। जो आपकी इंच सीरीज है, इंच सीरीज के अंदर साइज डेजिग्नेशन दी हुई है। अब इसके अंदर ये जो 12 तक हैं ये नंबर्स हैं, और उससे आगे जो मेजर डायमीटर है वो बेसिकली इंचेस के अंदर से। सो फॉर एग्जांपल 1/4 का मेजर डायमीटर 0.25 इंचेस है, 1/2 का 0.5 इंचेस है, 1 का 1 है, ये आपको नजर आ रहा है, 1 और 1/4 का 1.25 है। जो 12 से नीचे नीचे जो हैं साइजेस, ये बेसिकली जो साइज है वही इसका मेजर डायमीटर है इंचेस में। और इससे ऊपर आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ये जो साइजेस नजर आ रहे हैं इनके अगेंस्ट जो भी मेजर डायमीटर है वो इधर लिखा हुआ है इस कॉलम में। तो आप 8 साइज मांगेंगे तो वो आपको जो मिलेगा दैट वुड हैव अ 0.164 इंचेस मेजर डायमीटर, ठीक है। अच्छा, अगली चीज वो ये कि यहाँ पे तो आपको ये जो टेबल 1 था जिसमें ये मैट्रिक है ना, ये मैट्रिक सीरीज है,
थ्रेड्स की, और ये यूनिफाइड है UN सीरीज, ठीक है। तो जो मैट्रिक सीरीज है इसके अंदर जो पिच होती है वो मिलीमीटर्स में गिवन होती है, यानी 6 मिलीमीटर जो मेजर डायमीटर का थ्रेड है उसकी पिच 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। 8 वाले की 1.25 मिलीमीटर, 10 वाले की 1.5 मिलीमीटर होती है। लेकिन ये जो UN सीरीज के थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर पिच जो है वो इंचेस में नहीं गिवन होती, इंस्टेड द पिच इज गिवन एज थ्रेड्स पर इंच। यानी यहाँ पे 12 साइज में अगर 24 लिखी हुई है पिच, तो इसका मतलब है कि देर आर 24 थ्रेड्स इन 1 इंच, ठीक है। 1/4 इंच मेजर डायमीटर के थ्रेड में देर आर 20 थ्रेड्स पर इंच, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह UN सीरीज में भी एक कोर्स सीरीज है और एक फाइन सीरीज है। कोर्स सीरीज में कम थ्रेड्स होंगे, फाइन सीरीज में थ्रेड्स का नंबर ज्यादा हो जाता है। इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेस एरिया भी इसके अंदर गिवन है और माइनर डायमीटर एरिया ये भी गिवन है, ठीक है जी। So note that the thread size is specified by giving the pitch P, distance per thread for metric sizes, and by giving the number of threads per inch N for the unified sizes. तो पिच को शो करने के ये दो डिफरेंट तरीके, मैट्रिक साइज मैट्रिक स्टैंडर्ड के अंदर और तरीका है और यूनिफाइड स्टैंडर्ड के अंदर और मेथड। So the second column in table 2 shows that a number 8 screw has a nominal major diameter of 0.164 inches. ये जो सॉरी नंबर 8 स्क्रू है इसका ये 0.164 इंचेस। अब इसमें अगली चीज कि ये चीज क्या है, ये जो आप देख रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस एरिया AT, टेंसाइल स्ट्रेस है, इसके अंदर भी था और मैट्रिक के अंदर भी था, ये टेंसाइल स्ट्रेस एरिया AT, ये क्या चीज है। So tensile stress area, a great many tensile tests of threaded rods have shown that an unthreaded rod having a diameter equal to the mean of the pitch diameter, ठीक है, mean of the pitch diameter and minor diameter, ये होगी ना मीन इसकी, will have the same tensile strength as the threaded rod। यानी अगर आप एक dt, मैं इसे कह देता हूं, ये dt डिफाइन कर देते हैं, तो पाई dt स्क्वायर बाय 4, सॉरी, दिस इज योर AT इज द टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस एरिया। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है जी, ये कह रहा है वो कि बहुत सारे जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए थ्रेडेड रॉड्स पे, तो उसमें पता ये चला कि थ्रेडेड रॉड की जो अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है दैट इज इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एन अनथ्रेडेड रॉड जिसका एरिया AT के इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस इज जो है वो वन थिंग। उसके बाद एक सेकंड होल्ड कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, मेरी क्लास हो रही है। अच्छा, अब ये जो है किसी भी थ्रेड को यूनिफाइड स्टैंडर्ड या मैट्रिक स्टैंडर्ड का थ्रेड हो तो उसको लिखा कैसे जाता है जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। तो मेरे पास बेसिकली UN और UNR सीरीज हैं दो यूनिफाइड थ्रेड्स के अंदर। फ़र्क वही है जो मैंने M और MJ के अंदर बताया था। यूनिफाइड थ्रेड जो है वो इस तरीके से बना होता है, ठीक है, यूं, और जो UNR है वो उसका जो रूट होती है वो फ्लैट की जाती है, जैसे M और MJ के अंदर डिफरेंस था। So the difference between these is simply that a root radius must be used in UNR series. Because of reduced thread stress concentration factor, UNR series threads have improved fatigue strengths. Unified threads are specified by stating the nominal major diameter, the number of threads per inch, and the thread series.
ठीक है, इस तरीके से आप शो करते हैं। सबसे पहले आप नॉमिनल मेजर डायमीटर लिखते हैं, यानी अगर यहाँ पे 5/8 इंच 18 UNRF लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 5/8 जो है दैट इज नॉमिनल मेजर डायमीटर, ये DM है, या 0.625, 5/8 इज ऑल्सो 0.625। द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच, ये आपकी N आ गई। तो आप देखेंगे कि 5/8 के अंदर अगर आप जाएं तो नॉमिनल मेजर डायमीटर 0.625 है, और नंबर ऑफ थ्रेड्स 11 भी हैं और 18 भी हैं। ये कोर सीरीज है, ये फाइन सीरीज है। तो यहाँ पे अगर उसने लिखा है 5/8 इंच 18, तो इसका मतलब है कि आप फाइन सीरीज में और नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच इज 18 फॉर दिस थ्रेड। आगे UNRF लिखा हुआ है, ठीक है। UNRF का मतलब क्या है कि एक तो ये UNR सीरीज का है, यानी इसका रूट जो है वो राउंड हुई हुई है, और साथ में फाइन है, इसकी पिच फाइन सीरीज में से, इसीलिए हमने इसको देखा कि ये UNF, यहाँ से मुझे इसकी करेक्ट वैल्यू मिली थी नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच की। तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको लिखते हैं, 5/8 इंच 18 UNRF या 0.625 इंच 18 UNRF। ये सारी डिटेल आपको बता रहा है इस तरीके से, अगर मैं थ्रेड के स्टैंडर्ड को लिखूंगा तो। मैट्रिक सीरीज के अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं M12 इंटू 1.75। इसमें क्या मतलब है, M का क्या मतलब है कि मैट्रिक सीरीज है। अगर MJ सीरीज होती यानी राउंडेड रूट वाली सीरीज होती तो हम इसे MJ लिख देते। 12 जो M के साथ नंबर लिखा है दैट इज द मेजर डायमीटर, ठीक है, ये DM है आपका 12 जो है। और पिच जो है वो 1.75 मिलीमीटर है। तो मैट्रिक सीरीज के थ्रेड को इस तरह लिखते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर जाऊं M12, तो आप देखेंगे कि इसकी पिच 1.75 मिलीमीटर है। तो ये कोर्स सीरीज का थ्रेड है। अगर फाइन सीरीज का होता तो मैं लिखता M12 इंटू 1.25, तो फिर ये ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाता कि फाइन सीरीज का थ्रेड है। So this is how you write these. तो इसके बाद आगे जो है, ये तो आगे आपके मैट्रिक और यूनिफाइड थ्रेड्स। आगे जो है हम स्क्वायर और एक्मी थ्रेड्स की बात करते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाए थे। दीज आर नॉर्मली यूज्ड फॉर पावर स्क्रूज। पावर स्क्रूज के अंदर स्क्वायर और एक्मी थ्रेड्स यूज होते हैं। स्क्वायर थ्रेड तो बिल्कुल इस तरह स्क्वायर शेप के होते हैं और इनकी डायमेंशंस भी बड़ी सिंपल हैं। ये पिच P है, तो फिर जो ये वाला डिस्टेंस है दैट इज P/2, यानी जो आपका क्रेस्ट है उसकी लेंथ भी P/2 है और जो रूट है उसकी लेंथ भी P/2 है। हाइट जो है थ्रेड की दैट इज ऑल्सो P/2। तो ये आपका स्क्वायर थ्रेड होता है। एक्मी थ्रेड इज वेरी सिमिलर टू स्क्वायर थ्रेड, द ओनली डिफरेंस इज के इसके जो साइड्स हैं ये कट होती हैं एक एंगल के ऊपर। स्क्वायर थ्रेड में तो ये परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन एक्मी थ्रेड के अंदर ये कट होती हैं, और इसका 2 अल्फा जो है ये वाला एंगल जो है दैट इज 29 डिग्रीज, 29 डिग्रीज पे कट किया होता है। ये प्रिफर्ड पिचेस फॉर एक्मी थ्रेड्स दी हुई हैं, और ये आपका मेजर डायमीटर और ये आपकी पिच है। तो इसके बाद हम अभी हम ब्रेक कर लेते हैं, फिर हम मैकेनिक्स ऑफ पावर स्क्रूज इसके बाद देख लेंगे। तो लेट्स मीट एट 9:42। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो क्वेश्चंस।